Assalamu alaikum viewers. I hope you will be at the best state of health with the blessings of Allah. हमारा आज का टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच तो बेटा आपने बहुत मर्तबा पढ़ा होगा, लेकिन आज हम इसे डिस्कस करने जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू द फंक्शनल ग्रामर। मैं हूं मोहम्मद अदनान जावेद। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। चलो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिफ़ाइन करने से पहले जैसा कि मैंने कहा, हम इसे डिस्कस करेंगे फंक्शनल ग्रामर के मुताबिक। पहली बात तो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन से मुराद होता है यूज़, यानी कि हम इंग्लिश को कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, इंग्लिश, पहली बात तो इंग्लिश क्या है बेटा? इंग्लिश जो है वो लैंग्वेज है, और लैंग्वेज जो है वो विद द हेल्प ऑफ साउंड्स, यानी हम प्रोनाउंस करते हैं तो जो बोलते हैं वो साउंड्स के ज़रिए हम लैंग्वेज को क्या करते हैं, बोलते हैं। इसमें साउंड्स जो हमारी, वो साउंड्स कह लें या अल्फ़ाबेट्स कहें, इनको दो हिस्सों में, दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे कि वॉल्स होते हैं एंड कॉन्सोनेंट्स हैं। यही साउंड्स जो है ना बेटा, ये मिलकर क्या करती हैं, वर्ड्स बनाती हैं। ठीक है, वर्ड जो होता है ना बेटा, वो एक मीनिंगफुल यूनिट होता है, या मीनिंगफुल यूनिट या ग्रुप ऑफ लेटर्स भी हम कह सकते हैं वर्ड को। ठीक है, लेकिन इसका मीनिंगफुल होना बड़ा ज़रूरी होता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दी है पेन, अगर हम इसको EPN लिखें, ठीक है, अगर हम लेटर्स को रीअरेंज कर दें तो इट विल नॉट बी मीनिंगफुल। ठीक है, तो इसका यानी वर्ड का मीनिंगफुल होना बड़ा ज़रूरी होता है। इसके बाद हम अगर वर्ड्स से आगे चलें तो फिर फ्रेज़ होता है। फ्रेज़ क्या है बेटा? फ्रेज़ जो होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स इनकम्प्लीट सेंस। ठीक है, यानी जो बात हम करते हैं बेटा वो इनकम्प्लीट होगी, नामुकम्मल होगी। जैसे कि अगर हम कहें ऑन द टेबल, इन द कॉर्नर, यानी इसमें क्या है, बात नामुकम्मल है। तो ऐसी बात को हम क्या कहते हैं, फ्रेज़ कहते हैं। अगर यही ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि अगर हम सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस जो है बेटा अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। जैसे कि मैंने आपको अभी कहा ऑन द टेबल, अगर हम ये कह दें कि देयर इज़ अ बुक ऑन द टेबल, ये क्या हो जाएगा, फ्रेज़ के साथ हमने कुछ वर्ड्स की एडिशन करके उसके मीनिंग को हमने कंप्लीट बना दिया, तो ये क्या हो गया, सेंटेंस। यानी जिसमें बात आपकी पूरी ज़ाहिर हो जाए उसको सेंटेंस कहा जाता है। दूसरी एग्जांपल जैसे मैंने आपको बेटा बताई, इन द कॉर्नर, अगर हम ये कहें कि देयर इज़ अ टेबल इन द कॉर्नर, तो इसमें भी क्या है कि देयर इज़ अ टेबल इन द कॉर्नर, इसमें भी बात क्या हो जाती है, मुकम्मल हो जाती है। तो बेटा लेकिन बात यह है कि हमने पहले ही कह दिया कि सेंटेंस जो होगा वो वर्ड्स से मिलकर बनता है। लेकिन अब हम चलते हैं, ये तो हमारी बेस थी, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। बेटा इससे पहले आपने पार्ट्स ऑफ बॉडी तो पढ़े हुए होंगे। ठीक है, अब पार्ट्स ऑफ बॉडी क्या हैं कि मुख्तलिफ पार्ट्स जो हैं वो मिलकर एक बॉडी बनाते हैं। अगर खुदा न खास्ता किसी भी शख्स को आपने अपनी सोसाइटी में देखा होगा, किसी का हाथ नहीं होता, किसी की टांग नहीं होती, तो क्या होता है कि वो नॉर्मल फंक्शन नहीं पे कर सकता, वो कोई भी आम ह्यूमन बीइंग जैसा यानी काम नहीं कर सकता। तो इसी तरह से बेटा डिफरेंट पार्ट्स जैसे मिलकर एक बॉडी बनाते हैं, तो इसी तरह से डिफरेंट वर्ड्स भी मिलकर एक सेंटेंस बनाते हैं। और अगर इस सेंटेंस में क्या हो कि कोई भी वर्ड मिस हो जाए, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा कि वो भी अपना नॉर्मल फंक्शन नहीं दे पाएगा, यानी वो भी मीनिंगफुल नहीं होगा, बात पूरी नहीं होगी। तो इसी तरह से बेटा कहने का मतलब ये है, ये एग्जांपल देने का मतलब ये था कि हर वर्ड का एक फंक्शन होता है।
ठीक है। अब उस फंक्शन को हमने क्या देखना है, फंक्शन को देखेंगे तो फिर हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच आएंगे। तो हम देखते हैं कि वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स आर क्लासेस अकॉर्डिंग टू द फंक्शन। ठीक है, फंक्शन पर हमने गौर करना है, यानी कि यूज़ ऑफ वर्ड इन द सेंटेंस, यानी उस वर्ड का फंक्शन क्या, यूज़ क्या है उस सेंटेंस के अंदर। तो दे डू या परफॉर्म इन द सेंटेंस। ठीक है, अब जैसे कि मैंने एग्जांपल दी है, देखें कि माई होम इज़ डेकोरेटेड, और दूसरी में देखें तो ही वेंट होम। दोनों में अंडरलाइन किया हुआ है रेड कलर में कि होम। अब दोनों सेंटेंसेस में होम जो है एक ही वर्ड है, लेकिन फर्स्ट सेंटेंस में देखें तो बेटा होम जो है वो इज़ फंक्शनिंग एज ए नाउन, और अगर हम दूसरे में देखें तो उसमें क्या है कि इसका फंक्शन जो है वो एडवर्ब है। क्यों बेटा, पहली बात तो ये है कि नाउन जो होता है ना वो एक नेमिंग वर्ड होता है, ठीक है, और एडवर्ब जो है वो क्या करता है, वर्ब के मीनिंग में इजाफा करता है। तो यहाँ दूसरे सेंटेंस में देखें तो यहाँ पर होम जो है वो वेंट के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, यानी वर्ब के मीनिंग को क्वालिफाई कर रहा है। तो इस वजह से ये क्या है कि एडवर्ब है। तो बताने का मकसद ये था कि बाज़-औक़ात वर्ड सेम होता है लेकिन फंक्शन यानी कि यूज़ जो होता है सेंटेंस के अंदर वो डिफरेंट हो जाता है। तो ये है हमारे फंक्शंस। इसको अब हम डिस्कस करेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं बेटा वो 8 होते हैं, यानी देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो पहला जो है बेटा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। अच्छा, एक और बात भी बेटा मैं आपको बताता जाऊं, ए और जे के दरमियान में अगर डी आ जाता है तो अक्सर लोग इसे एडजेक्टिव पढ़ते हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं है, इसे एडजेक्टिव, यानी डी जो होता है वो साकिन हो जाता है, साइलेंट हो जाता है, तो एडजेक्टिव प्रोनाउंस किया जाएगा। इसके बाद वर्ब, ठीक है, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। अब हम इनका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं और मज़ीद इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियोस जो हैं वो इन पर डिटेल में बनाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो जो होगी इंशाल्लाह वो मेरी नाउन पर होगी। तो नाउन जो है बेटा वो एक नेमिंग वर्ड है, यानी जिस के साथ यूज़ होता है, जो वर्ड होता है उसको नाम दे देता है ये, ठीक है। तो इसकी मज़ीद डिटेल जो है, इसकी डेफिनेशंस, इसके टाइप्स जो होंगे इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में आ जाएंगी। प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन जो होता है रिप्लेसेस अ नाउन, ठीक है, यानी ये जो हम बार बार नाउन यूज़ करते हैं, असलम इज़ अ बॉय, असलम रीड्स इन 9th क्लास, असलम इज़ अ हार्ड वर्किंग बॉय, यानी बार बार जो हम नाउन ले रहे होते हैं तो इसकी रेपिटिशन को ख़त्म करने के लिए क्या किया जाता है, प्रोनाउन यूज़ किया जाता है। तो इसके बाद है हमारे पास एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो होता है बेटा क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन, यानी ये नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग में इजाफा करता है। अगर हम इसे आसान लफ्ज़ों में कहें तो ये इस तरह से भी हो सकता है कि टेल्स मोर अबाउट नाउन और प्रोनाउन। इसके बाद है हमारे पास वर्ब। वर्ब जो होता है बेटा वो एक्शन है, एक्टिविटी है, ठीक है, यानी किसी की एक्टिविटी, किसी के काम को हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। इसके बाद है एडवर्ब। एडवर्ब जो होता है इट क्वालिफाइज अ वर्ब, यानी ये क्या करता है, वर्ब के मीनिंग में इजाफा करता है, ठीक है। जैसे ही वॉक्स स्लोली, ठीक है, तो ये क्या है, वॉक के मीनिंग में, चलने की मीनिंग में इजाफा कर रहा है, यानी उसकी एक्टिविटी, उसके एक्शन में इजाफा कर रहा है, तो इस वजह से इसे एडवर्ब कहा जाता है। इसके बाद है हमारे पास प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन ये रिलेटिंग वर्ड होता है बेटा, यानी ये क्या करता है, रिलेट कर देता है, रिलेशन कायम करता है, ठीक है, यानी ताल्लुक बना देता है, ठीक है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि इट आल्सो रिप्रेजेंट्स टू टाइम, प्लेस एंड एक्शन, यानी ये किसी भी वर्ड्स के दरमियान में टाइम को, प्लेस को या फिर एक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, जैसे इन, ऑन, एट, फॉर,
ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, प्रेपोजिशंस होते हैं बेटा। इसके बाद है हमारे पास कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या है, ये जॉइनिंग वर्ड होता है। ठीक है, ये वर्ड्स को, फ्रेजेस को या सेंटेंसेस को क्या कर देता है, कनेक्ट कर देता है, यानी कनेक्टिंग वर्ड है, ये मिला देता है। ठीक है, जैसे आप कहते हैं आई सा अ बर्ड इन द जू, ठीक है, बट द बर्ड वॉज फ्लाइंग। तो ये क्या है कि हमने बट जो है वो लगाया, ये क्या कर रहा है, दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ रहा है, तो इस वजह से इसे हम कंजंक्शन कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से और भी होते हैं, बहुत सारे हैं। इंटरजेक्शंस, इंटरजेक्शन जो है ये सडन साउंड्स होती हैं, अचानक से जो ज़ाहिर हो जाती हैं, अचानक से जो साउंड्स आती हैं उनको हम क्या कहते हैं, सडन फीलिंग्स, जो आपकी अचानक से आ जाए, खुशी के लिए, गमी के लिए, हैरत के लिए। ठीक है, ऐसी फीलिंग्स को, ऐसी साउंड्स को इंटरजेक्शंस कहा जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे और हम उसे नाउन को तफसील से डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। खुदा हाफिज़।